सिस्टम, क्या तुम जादू की छड़ी बना सकते हो? प्रेम ने सिस्टम से पूछा। सिस्टम थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिस्टम ने माफी मांगने के अंदाज में कहा, अरे ऐसा मत कहो यार, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। प्रेम ने कहा, मैजिक कोई साइंस तो नहीं है। जादू की छड़ी बनाने के लिए बाहर से बहुत सी पावर लगाई जाती हैं। मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं है, ना ही मेरे पास ऐसा कोई नॉलेज है कि मैं जादू की छड़ी बना पाऊं। सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इसके बहुत सारे पैसे दूंगा। प्रेम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक छड़ी बना सकता हूँ, लेकिन बिना किसी मैजिशियन के छुए। इसमें कोई कमाल नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसे मैजिशियन का टच जरूरी है जो तुम्हारी बेटी के जितना ही पावरफुल हो। सिस्टम ने जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि रिया के पास तो दो मास्टर्स हैं। मैं उनसे रिया के लिए एक छड़ी बनवाने को कह सकता हूँ। रिया की मदद करते हुए उन्हें काफी खुशी होगी। प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने सिस्टम से कहा, शायद हम तुम्हारे मास्टर अमित से बात कर सकते हैं, वो शायद तुम्हारे लिए कोई छड़ी बना दें। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया से कहा। फिर वो गौतम की तरफ मुड़ा और कहा, गौतम, तुम्हें एक दांत से कितने पैसे मिलने वाले थे? 20 सोने के सिक्के, लेकिन तुम अगर दोनों दांतों को एक साथ बेचोगे तो तुम्हें 60 सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं। गौतम ने जवाब दिया। अच्छा तो ये बात है, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और सोचने लगा, इस दुनिया में पैसे कमाना बहुत कठिन काम लगता है। इतने भयानक जानवर के दांत भी केवल 30 प्लेट राजमा चावल के बराबर बिकते हैं। प्रेम सुअर के पास गया और उसने उसके दांत बाहर निकाल लिए। दांत अभी भी काफी गर्म थे और बिल्कुल सफेद दिख रहे थे। हर दांत का वजन करीब 4.5 किलो था। ये मुझे दे दो पापा, रिया ने अपने हाथ बढ़ाते हुए एक्साइटमेंट में कहा। हमारे लिए जादू की छड़ी बनाने के लिए एक दांत भी काफी होगा। प्रेम ने एक दांत जमीन पर रख दिया और दूसरा रिया के हाथ में देकर कहा, लेकिन हमारे पास तो 2 दांत हैं। रिया ने कहा। गौतम, तुम चाहो तो ये एक दांत ले जा सकते हो। प्रेम ने कहा, यह हमारे लिए काफी भारी है। प्रेम गौतम का शुक्रिया कहना चाहता था और वो गौतम का काफी शुक्रगुजार था कि वो उन दोनों को बचाने के लिए आया था। इसके अलावा गौतम ने सारी बात सच सच बोली थी। प्रेम वैसे भी 2 दांत, बकरी का दूध और रिया को अकेले नहीं ले जा सकता था। अगर रिया ने सुअर को ना मारा होता तो शायद गौतम ही उनकी जान बचा पाता। इतने अच्छे लोगों से मिलना काफी रेयर होता है। गौतम को काफी सरप्राइज फील हुआ। थैंक यू, लेकिन मैंने तो तुम्हारी कोई मदद भी नहीं की। गौतम ने हाथ हिलाते हुए कहा, प्लीज ये ले लो, मैं इंसिस्ट कर रहा हूं। प्रेम ने कहा, चौराहे के पास मेरा रेस्टोरेंट है, कभी तुम्हारे पास टाइम हो तो जरूर आना। ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो थैंक यू। मेरी पोती को भी एक जादू की छड़ी चाहिए थी। गौतम ने दांत उठाते हुए कहा और फिर उसने अपने बैग से एक पर्पल कलर की गेंद जैसी कोई चीज निकाली। ये पर्पल कलर की चील की आंख है, गौतम ने कहा और रिया के हाथ में एक आंख दे दी। ये चील दूसरे लेवल का मैजिकल जानवर है। ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी आंखों से 30 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। एक आंख मैं अपनी पोती के लिए उसके बर्थडे पर ले जा रहा हूं और दूसरी आंख तुम रख लो। ये काफी सुंदर है। थैंक यू मिस्टर टाइगर, रिया ने खुश होकर कहा। यह जगह ज्यादा सेफ नहीं है, गौतम ने प्रेम से कहा। बहुत से जानवर एडवेंचरर के कारण डर के भाग रहे होंगे, शायद वो सेफ्टी के लिए यहां भी आ सकते हैं। हाँ, हम बस जाने ही वाले हैं, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। बाय छोटी गुड़िया, गौतम ने रिया की तरफ हाथ हिलाकर कहा। बाय मिस्टर टाइगर, रिया ने भी हाथ हिलाकर कहा और फिर गौतम चला गया वहां से। रिया अभी भी चील की आंखें देख रही थी। पापा देखो, एक पक्षी पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा है, रिया ने खुश होकर कहा। प्रेम को रिया की बात सुनकर हंसी आ गई। देखो, आप खुद से ही देखो। उस आंख को प्रेम को देते हुए रिया ने कहा। प्रेम ने उस आंख को अपनी आंख के सामने रख ली। उसने चील की आंख से देखा कि एक पक्षी पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहा था। प्रेम को सब कुछ काफी साफ दिख रहा था। फिर उसने आंख नीचे रख दी और सिस्टम से पूछा, मैं इससे कितनी दूर तक देख सकता हूं? 10 किलोमीटर तक, लेकिन इसका फोकस अभी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम 10 किलोमीटर से दूर की चीज नहीं देख पाओगे, सिस्टम ने कहा। लगता है ये इतनी भी काम की नहीं है, प्रेम ने कहा, लेकिन शायद मैजिक से ये काम की चीज बनाई जा सकती है। इसको मैं दूरबीन जैसा भी बनवा सकता हूं। पापा, क्या आप ये आंख मेरी छड़ी पर लगवा सकते हैं? रिया ने प्रेम से पूछा। पहाड़ के पास खड़े लोग ऊपर की तरफ सरप्राइज होकर देख रहे थे।
ऐसा लगता है कि सुअर मर गया है। क्या वो विस्फोट किसी मैजिशियन ने किया था? एक एडवेंचरर ने कहा। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। वो बाप बेटी काफी लकी हैं। दूसरे आदमी ने कहा, कम से कम कोई चौथे लेवल का तो मैजिशियन होगा ही, क्योंकि वो सुअर कितनी जल्दी मर गया। लेकिन इतना पावरफुल मैजिशियन यहां क्या कर रहा था? क्या वो गर्म पानी में नहाने आया था? तीसरे आदमी ने कहा। अब उन्हें भागने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि खतरा टल चुका था। ये तो वही बूढ़ा एडवेंचरर है। क्या वो सुअर का दांत है? एक एडवेंचरर ने कहा। सभी गौतम की तरफ देख रहे थे। गौतम को उनके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो नहीं बताना चाहता था कि वहां क्या हुआ, इसलिए वो अपने घोड़े पर बैठकर चला गया। वो छोटी बच्ची कितनी टैलेंटेड मैजिशियन थी, लेकिन उसके पापा केवल एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं। गौतम ने सोचा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा यह काम जरूर करवा दूंगा, लेकिन अभी हमें चलना पड़ेगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने अपने घाव की तरफ देखकर सिस्टम से बोला, मुझे अपने घाव को ठीक करने के लिए कुछ चाहिए, और बकरी का दूध ले जाने के लिए भी मुझे कुछ दे दो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सिस्टम ने कहा। मेरे पास काफी पैसे हैं, तुम्हें पता है ना? प्रेम ने अपने बैग पर हाथ मारते हुए कहा, जिससे सिक्कों की आवाज आई। मेरे पास पूरी एक फर्स्ट एड किट है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, और एक बर्तन भी मैं तुम्हें उसी के साथ दे दूंगा। सिस्टम ने खुश होकर कहा। उसमें रुई है, टिंचर है, मास्क है, ड्रेसिंग का सारा सामान है, और कैंची, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे बस टिंचर और थोड़ा सा ड्रेसिंग का सामान चाहिए, प्रेम ने बीच में टोक कर कहा। कितने पैसे लगेंगे इसके? मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हें पूरी किट खरीद लेनी चाहिए। ये काफी जरूरी होती है, और तुम इसमें जितने पैसे खर्च करोगे ये तुम्हारे लिए उतनी कीमती रहेगी। तुम आज इसे नहीं खरीदोगे तो तुम्हें ऐसे ऑफर के लिए पूरे 1 साल रुकना पड़ेगा। सिस्टम ने कहा। अगर तुम्हें एक तरबूज खाना है तो क्या तुम उसको उगाने के लिए पूरी जमीन खरीदोगे? प्रेम ने पूछा। मैं तरबूज नहीं खाता, लेकिन अगर तुम्हें तरबूज चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा जहां मैं उसे उगा सकूं। तुम एक बार कहो तो मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें अवेलेबल करवा सकता हूं, सिस्टम ने कहा। प्रेम का मजाक सिस्टम पर काम नहीं किया। वो सोचने लगा, मैं तो भूल ही गया था कि ये तो खुद ही खेती करता है। टिंचर और ड्रेसिंग का सामान, और इसी के साथ तुम्हें मुझे वो बर्तन भी देना पड़ेगा जिसमें मैं दूध लेकर जाऊं। क्या तुम ये बेचोगे या नहीं? प्रेम ने पूछा। इसका 1 सोने का सिक्का लगेगा, सिस्टम ने नाराज होकर कहा। बहुत ज्यादा महंगा है, 20 कॉपर के सिक्के दूंगा, ले लो या जाओ। प्रेम ने आईब्रो ऊपर करके कहा। मैं तुम्हें 20 कॉपर के सिक्के में दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 80 कॉपर के सिक्के डिलीवरी चार्ज के तौर पर भी देने पड़ेंगे, सिस्टम ने कहा। 10 कॉपर के सिक्के, प्रेम ने कहा। अच्छा ठीक है, 60 कॉपर के सिक्के दे देना, इससे सस्ता और कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, सिस्टम ने कहा। तो ठीक है, 5 कॉपर के सिक्के ले लो, प्रेम ने और मजाक उड़ाते हुए कहा। ठीक है, 20 कॉपर के सिक्के। इसमें मैं तुम्हें टिंचर और ड्रेसिंग का थोड़ा सामान दे दूंगा, और उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बर्तन भी देता हूँ। ये मुझे कहाँ रखना है? सिस्टम ने कहा। प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे चट्टान पर रख देना, उसने एक चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या हम जा रहे हैं पापा? हम यहाँ थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? रिया ने पूछा। प्रेम ने तालाब का पानी छूकर देखा, वो काफी गर्म था। ठीक है, तुम अपने पैर यहां धो सकती हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू पापा। रिया तालाब के पास बैठ गई और उसने अपने जूते उतार कर रख दिए। उसने अपने पैर तालाब के पानी में डाल दिए। अगली डकलिंग, आओ तुम अपने पंजे धो लो, रिया ने पैर हिलाते हुए कहा। बिल्ली ने गर्म पानी की तरफ देखा, लेकिन फिर मियाऊ करते हुए वो पीछे की तरफ चली गई। वो काफी डरी हुई थी। तुम्हारे पंजे बहुत गंदे हो गए हैं, यहां आओ, वरना तुम अपने पैरों पर चलकर ही घर तक जाओगी, रिया ने कहा। जब बिल्ली ने चारों तरफ देखा और उसे कांटे ही कांटे दिखे तो वो बिना मन के रिया के पास चली गई। प्रेम हंसने लगा। उसने चट्टान से टिंचर और ड्रेसिंग का सामान उठाया और घाव को अच्छे से साफ कर लिया। फिर ड्रेसिंग की पट्टी हाथ पर लपेट ली और बर्तन लेकर वो रिया के पास आ गया। प्रेम को ऐसा करना काफी जरूरी था। उसे अपना घाव जल्दी से ठीक करना था, वरना उसे ऐसे ही खाना बनाना पड़ता। प्रेम ने सिस्टम को बर्तन देने के लिए भी बेवकूफ बना लिया था। इसे प्रेम अपनी पीठ पर बांध सकता था। प्रेम ने बकरी का दूध निकाल दिया और बर्तन में रख लिया। उधर रिया बिल्ली पर पानी उछालकर उसे चिढ़ा रही थी। बेटा रिया, चलने का वक्त हो गया है, अपने पैर सुखा लेना, प्रेम ने कहा। ठीक है पापा, रिया ने सिर हिलाकर कहा
उसने अपने पैर अगली डकलिंग के सिर पर रख दिए और हंसने लगी। बिल्ली ने अपना एक पंजा अपने सिर पर रखा और प्रेम की तरफ देखने लगी ताकि वो उसे रिया से बचा ले। कुछ देर बाद प्रेम ने बैग में से एक टॉवल निकाला और रिया के पैर पोंछे, फिर उसने बिल्ली को भी सुखा दिया। इसके बाद प्रेम ने बैग में से कुछ खाने का सामान निकाला और रिया के हाथ में दे दिया। घर से निकलने के पहले ही प्रेम ने यह खाने का सामान बना लिया था। अब रिया छोटी गिलहरी की तरह जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगी थी। पापा, ये राजमा चावल तो काफी अच्छे हैं, क्या मुझे एक प्लेट और मिल जाएंगे? रिया ने पूछा। बिल्ली भी प्रेम की तरफ देखने लगी। हाँ बिल्कुल, मेरे पास अभी और भी रखा है, प्रेम ने रिया से कहा और उसे एक प्लेट राजमा चावल निकाल कर दिया। उसने थोड़े से राजमा चावल बिल्ली के लिए भी दे दिए। खाने के बाद प्रेम ने बिल्ली को बैग में रख लिया और रिया को अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर प्रेम वहां से दांत और दूध लेकर जाने लगा। वो तो ऊपर चली गई। प्रेम ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आप उसे वापस नीचे ला सकते हैं? रिया ने पूछा। यह तो काफी कठिन काम होगा, प्रेम ने जवाब दिया। रिया और प्रेम पूरे रास्ते बात करते रहे। देखो, वो लोग तो अभी तक सेफ हैं और उनके पास तो सुअर का दांत भी है, पहाड़ के पास खड़े एक एडवेंचरर ने चौंक कर कहा। बाकी एडवेंचरर भी सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि वो दोबारा प्रेम और रिया को जिंदा देखेंगे। उन्होंने ज्वलन बकरी को मार दिया और सुअर को भी, एक नौजवान एडवेंचरर ने अपनी गाड़ी में बैठे हुए कहा। मैंने तो तुमसे कहा ही था, यहां आने वाले किसी भी इंसान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एक बूढ़े आदमी ने कहा। या तो ये लोग बहुत ताकतवर हैं या इन्हें मौत का डर नहीं है। बाकी एडवेंचरर ने भी उसकी बात में सहमति दिखाई। इनमें से बहुत सारे एडवेंचरर्स तीसरे या चौथे लेवल के मैजिशियन या योद्धा थे। उन्हें यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि प्रेम यहां मरने नहीं आया था, और क्योंकि वो अपनी बेटी और बिल्ली को अपने साथ लाया था तो उसके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान तो जरूर होगा। उन्हें समझ आ गया है कि प्रेम काफी ताकतवर था और काफी दयालु भी, क्योंकि उसने सुअर का एक दांत गौतम को दे दिया था। वो सभी सोच में पड़ चुके थे कि प्रेम आखिर है कौन। उनके लिए यह काफी अजीब बात थी कि प्रेम दिखने में तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगता था, लेकिन उसने इतना कमाल का काम किया था। लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं पापा? रिया ने पूछा। क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। उसने लोगों की नजरों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और ककाओ गांव की तरफ चलने लगा। जब तक मैं ताकतवर नहीं हो जाता, मैं लोगों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकता। मुझे खुशी हुई कि गौतम ने रिया को सुअर मारते हुए देखा। अमित और वसीम के स्टूडेंट के लिए इतना पावरफुल होना काफी नॉर्मल बात थी, इसीलिए इससे मेरी आइडेंटिटी को भी कोई खतरा नहीं हुआ, प्रेम ने सोचा। घाटी में घुसने के पहले निहाल ने पीछे मुड़कर देखा। बॉस, मुझे लग रहा है कि मैंने प्रेम और रिया को देखा, उसने उत्कर्ष से कहा। यह हो ही नहीं सकता, वो अपनी बेटी को यहां क्यों लाएगा? यह तो बहुत खतरनाक जगह है, उत्कर्ष ने कहा। चलो अब घाटी की तरफ चलें। लेकिन मैं, इसके पहले कि निहाल अपनी बात पूरी कर पाता, उत्कर्ष ने उसे आगे की तरफ धकेल दिया। पापा, अब हम घर वापस जा रहे हैं? रिया ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें लंच में बटर पनीर मसाला और नान बनाकर खिलाऊंगा, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। रिया की आंखें खुशी से चमक उठी। बटर पनीर मसाला और नान? आप पनीर इसी दूध से बनाएंगे? रिया ने पूछा। हाँ, इसी दूध से बनाऊंगा, प्रेम ने जवाब दिया और फिर सोचने लगा, यह दूध तो मेरा इनाम है और मैं तो यह दूध घर भी लेकर जा रहा हूं, तो मैं अगर इससे कुछ बनाऊं तो गलत तो नहीं है? सिस्टम, मैं ये दूध यूज तो कर सकता हूं ना? प्रेम ने अपने मन में सिस्टम से पूछा। हाँ, अगर तुम इसे ठीक से बनाओगे तो ये खाने लायक तो रहेगा, लेकिन ये मेरे पनीर जितना अच्छा नहीं बनेगा। तुमने जो पनीर बनाना मेरे पास सीखा है, ये पनीर बनाने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो काफी अलग है। तुम्हें वही इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहिए जो मैं तुम्हें देता हूँ, सिस्टम ने कहा। अरे छोड़ो भी, फिर अगली बार तुम मुझे कोई ऐसा मिशन दोगे तो मैं भी अपने घर पर बैठा रहूंगा। तुम्हें जितनी स्ट्रेंथ घटाना है घटा लेना, मैं बहुत सारे पैसे कमाकर अपने रेस्टोरेंट में कई सारी मेट्स लगा लूंगा। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रिया और उसके दोनों मास्टर्स भी हैं। नहीं बनना मुझे तुम्हारा कुकिंग का बादशाह, प्रेम ने जवाब दिया। सिस्टम शांत रह गया। प्रेम स्माइल करने लगा। अभी भी सबकी नजर प्रेम और रिया पर ही टिकी थी। इस बार सभी को प्रेम और रिया से जलन हो रही थी। अगर तुम पैसा खर्च नहीं कर पाओ तो पैसा क्या काम का, सिस्टम ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। और तुम्हारी जिंदगी से शांति ही चली जाएगी तो तुम इतने सारे पैसे बचाकर क्या करोगे? फिर
तो ये कोई काम के नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचाता हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर पैसों का क्या अचार डालूंगा? प्रेम ने जवाब दिया। तुमने कहा कि तुम कुकिंग का बादशाह नहीं बनना चाहते, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसे में तो तुम अपनी बेटी तक को नाराज कर दोगे, जो हमेशा तुमसे कुछ ना कुछ अच्छा डिमांड करती रहती है। सबसे जरूरी बात, अगर मैंने तुम्हें कमजोर बना दिया तो तुम ठीक से उठ भी नहीं पाओगे। सिस्टम ने कहा। ताकत के तो और भी कई तरीके हैं, प्रेम ने कहा। तुम्हें अभी बहुत सीखने की जरूरत है सिस्टम। मैं दूध का पनीर बनाकर उसे खाने वाला हूं और अब मेरा मन कोई भी नहीं बदल सकता, और मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। अगली बार इतने शॉर्ट नोटिस पर मुझे कोई भी मिशन मत देना। ठीक है, तुम दूध से पनीर बनाकर खा सकते हो, और जैसे ही तुम अपना मिशन पूरा कर लोगे तो तुम सारे इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हो। ये हुई ना बात? प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा और सोचने लगा, अब मैं सिस्टम से बार्गेनिंग अच्छे से कर लेता हूं। यह बात इसे ज्यादा परेशान भी नहीं करती, और जब मैं इसके सारे रूल समझ जाऊंगा तब मैं इसके साथ बिल्कुल कठपुतली जैसा खेल खेल सकता हूं। सिस्टम को धोखेबाजी से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही प्रेम को। अगर अब तुम्हें कोई और चीज नहीं चाहिए तो मुझे पढ़ने जाना है, थोड़ी देर के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना, सिस्टम ने कहा। कहीं तुम ताकत पाने के और तरीकों के बारे में पढ़ाई करने तो नहीं जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए काफी कठिन काम होगा, प्रेम ने सिस्टम से कहा। सिस्टम सीख रहा है। प्रेम के दिमाग में एक लाइन दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे प्रेम पर सिस्टम का खराब असर पड़ गया था, क्योंकि अब वो भी उल्टे सीधे जवाब देने लगा था। जैसे ही प्रेम और रिया ककाओ गांव तक पहुंचने के आधे रास्ते तक पहुंचे, रिया ने खुद ही पैदल चलकर जाने की बात कही। उसने अपनी बिल्ली को गोदी में ले लिया और जल्दी जल्दी चलने लगी। प्रेम खुद को काफी किस्मत वाला समझता था कि उसे इतनी अच्छी बेटी मिली। प्रेम रिया का हाथ पकड़कर आगे चलने लगा। अब उन्हें उतनी ही दूरी चलने में 3 गुना ज्यादा समय लग गया। उन्हें दरवाजे तक पहुंचने में टोटल 1.5 घंटे का समय लग गया। पापा, आखिर हम दरवाजे तक आ ही गए, दरवाजे की तरफ देखकर रिया ने कहा। उसके चेहरे से पसीने की बूंद बिल्ली के सिर पर गिर रही थी। तुम मोटी हो गई हो, मुझे लगता है कि तुम्हें घर चलकर अपना वजन कम करना चाहिए, रिया ने बिल्ली की तरफ देखकर कहा। बिल्ली ने अपना सिर ऊपर किया और अपनी मासूम सी आंखों से रिया की तरफ देखने लगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, आज सोने के पहले तुम 10 चक्कर लगाने वाली हो, ठीक है? रिया ने कहा। बिल्ली काफी दुखी हो गई। अगली डकलिंग भी तुम्हारी जैसी बड़ी हो रही है, इसलिए अब यह भी भारी होती जा रही है, प्रेम ने रिया से कहा। अगली डकलिंग भी प्रेम की तरफ काफी खुशी से देखने लगी। लेकिन तभी प्रेम ने आगे कहा, लेकिन दौड़ना तो उसके लिए काफी काम आएगा। बिल्ली नाराज होकर दूसरी तरफ देखने लगी। तुम यहां तक खुद चलकर आ गई, ये तो कमाल की बात है, प्रेम ने नीचे बैठकर कहा। अब वापस मेरी पीठ पर आ जाओ, हम अपनी साइकिल की तरफ चलते हैं। उन्हें आता देख एक गार्ड ने सरप्राइज होकर कहा, देखो वो बाप और बेटी वापस आ गए, वो भी इतनी जल्दी। क्या उस बर्तन में ज्वलंत बकरी का दूध है? और उसके पास तो एक भूरे सुअर का दांत भी है, दूसरे गार्ड ने कहा। उनके बॉस को भी यह देखकर काफी सरप्राइज हुआ। हमें किसी भी आदमी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, उसने कहा। सिस्टम, मुझे मेरी साइकिल दे दो। जैसे ही प्रेम ककाओ गांव के अंदर आया, उसने सिस्टम से कहा। प्रेम के दिमाग में अभी भी वही लाइन दिख रही थी, सिस्टम सीख रहा है। प्रेम ने अपनी आईब्रो ऊपर कर ली। सिस्टम वाकई किसी काम का नहीं था। तभी प्रेम को अपने दिमाग में एक आइकॉन दिखा, जिसके नीचे लिखा था, अपनी साइकिल उठा लो। प्रेम ने उस आइकन पर क्लिक कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक नक्शा दिखने लगा, जिसमें उसकी साइकिल की लोकेशन दिख रही थी। प्रेम ने चारों तरफ देखा तो उसे एक गली दिखाई दी। वो गली में रिया के साथ चला गया। बेटा, साइकिल पर बैठ जाओ, चलो अब घर चलें, प्रेम ने रिया से कहा। ठीक है पापा, रिया ने खुश होकर कहा। उसने बिल्ली को बास्केट में बैठा दिया और खुद पीछे सीट पर बैठ गई। बिल्ली रोने लगी। सुअर का दांत बार बार उसके मुंह में लग रहा था। प्रेम ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। अभी 11 बज रहे थे। इतने समय तक बहुत से कस्टमर उसके रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते थे। प्रेम को उम्मीद थी कि बहुत से लोग वहां अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। प्रेम ने अपने नोटिस में कहा था कि वो अपना रेस्टोरेंट कल खोलेगा और उसे अपना वादा बरकरार रखना था। अब तो उसके हाथ में चोट भी लगी थी, जो ठीक होना बहुत जरूरी था। चोट लगे हाथ से खाना बनाना काफी कठिन काम था। जैसे ही प्रेम अपने घर पर पहुंचा, उसके बाहर कोई भी नहीं था। उसने बस दरवाजे पर बहुत सारे चाकू लगे देखे। प्रेम को इन चाकुओं में काफी नफरत भी दिख रही थी। रिया चाकू को देखकर काफी खुश हुई। कितने सारे चाकू हैं पापा, क्या मैं एक चाकू रख सकती हूँ? रिया ने पूछा। हाँ बिल्कुल,
तुम जो चाहो वो चाकू रख सकती हो, प्रेम ने रिया से कहा। इसमें कुछ चाकू ऐसे भी थे जो काफी अमीर आदमियों के चाकू लग रहे थे। बॉस, आप वापस आ गए? यामिनी ने खुश होकर कहा। हेलो मिनी, हेलो मतलब आयशा, कैसी हो? प्रेम ने सरप्राइज होकर कहा। यामिनी आगे चलकर आई और उसके पीछे श्रुति आई। प्रेम ने इन दोनों को अलग से आज के बारे में नहीं बताया था, लेकिन शायद वो लोग नोटिस को देखकर समझ गई होंगे कि आज उनकी छुट्टी थी। यामिनी अपनी सफेद और नीली ड्रेस में स्माइल करते हुए आगे आ रही थी। प्रेम ने जब श्रुति को भी सफेद और नीली ड्रेस में देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रेम ने श्रुति को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। श्रुति बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगी थी। प्रेम को अपनी चॉइस पर काफी घमंड हो रहा था। प्रेम को श्रुति को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। श्रुति अभी एक मॉडल से भी अच्छी लग रही थी। आप तो काफी अच्छी लग रही हैं दीदी, मुझे आपकी ड्रेस भी काफी पसंद आई, रिया ने श्रुति से कहा। पहले रिया ने यामिनी को देखा और फिर श्रुति को, और फिर उसने कहा, लेकिन आप यहाँ मिनी दीदी के साथ क्या कर रही हैं? आयशा अब हमारे साथ यहाँ काम करेगी, तुम इन्हें आयशा दीदी बुला सकती हो, प्रेम ने स्माइल करके कहा। हेलो, मैं आयशा हूं, श्रुति ने स्माइल करके रिया से कहा। श्रुति को आज भी प्रेम का घूरना अजीब नहीं लगा था, शायद इसलिए क्योंकि प्रेम तो बस उसे तारीफ भरी नजरों से देख रहा था। हेलो आयशा दीदी, लेकिन मुझे तो लगा था कि आपका नाम तो। रिया थोड़ी देर सोचती रही, फिर वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, आपका नाम तो आयशा ही है दीदी, अब हम एक परिवार जैसे हैं। श्रुति ने थैंक यू कहा। श्रुति को रिया काफी पसंद आई थी क्योंकि वो क्यूट, फनी और स्मार्ट थी। यामिनी प्रेम की तरफ गई और उसने दूध का बर्तन अपने हाथ में ले लिया। जब यामिनी ने दांत की तरफ देखा तो उसे थोड़ा शॉक लगा। क्या आप शिकार पर गए थे बॉस? यामिनी ने प्रेम से पूछा। उसे अच्छे से पता था कि यह दांत किसी जंगली सुअर का था। वो इसके पहले भी एक किचन में काम कर चुकी थी। श्रुति भी काफी सरप्राइज हो गई। श्रुति खुद एक शिकारी थी, एक अच्छी शिकारी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रेम जितना आम इंसान एक जंगली सुअर को कैसे मार सकता था। हाँ, मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने आज शिकार पर गया था, चलो अंदर चलें। आज हमें काम नहीं करना है, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा। उसने रिया को गोदी से नीचे उतार दिया और दरवाजा खोला। फिर उसने अपनी साइकिल अंदर की जिसमें सुअर का दांत रखा हुआ था। जब सभी लोग अंदर आ गए तो प्रेम ने दरवाजा लगा दिया और खिड़की के कवर भी नीचे गिरा दिए। फिर सभी लाइट चालू करके उसने एक कुर्सी पर बैठकर राहत की सांस ली। प्रेम की बॉडी बहुत थक चुकी थी। इतनी दूर तक पैदल चलने के कारण उसके पैर भी दर्द कर रहे थे। जब प्रेम जंगली सुअर से बच रहा था तब उसे मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हुआ और बर्तन अपने हाथ में पकड़कर लाने के कारण उसका लेफ्ट हैंड काफी सुन्न सा हो गया था और उसके घाव से फिर से खून निकलने लगा था। बॉस, आपको तो चोट लगी है, यामिनी ने चिंता जताते हुए कहा। पापा, क्या आप ठीक हैं? वो कितना बेवकूफ सुअर था, मुझे तो उसे पूरा जला देना चाहिए था। रिया ने प्रेम का हाथ अपने हाथ में लेकर उसमें फूंक मारते हुए कहा। क्या अब आपको अच्छा लग रहा है पापा? हाँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, चिंता मत करो, यह तो एक छोटी सी चोट है, यह जल्दी फिर से ठीक हो जाएगा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। अगर यह मामूली सी चोट है तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं, श्रुति ने धीरे से कहा। रिया के चेहरे पर चमक आ गई। सचमुच? तो फिर आप पापा की मदद क्यों नहीं करती आयशा दीदी? रिया ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। जब बॉस खाना बनाएंगे तब उनको इस घाव में दर्द हो सकता है। अगर तुम सच में कुछ कर सकती हो तो तुम्हें एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए, यामिनी ने श्रुति को देखकर कहा। मैं कुछ लाइफ मैजिक कर सकती हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, श्रुति ने कहा। थैंक यू, प्रेम ने कहा और उसने अपनी पट्टी निकाल दी। घाव पहले से भी खराब दिख रहा था। प्रेम को लाइफ मैजिक के बारे में पता था। यह घाव भरने का काफी अच्छा तरीका था और केवल बौने ही इस जादू को कर सकते थे। श्रुति ने एक लकड़ी उठाई और उसका एक सिरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियों से हरे रंग की रोशनी निकली जो लकड़ी में फैल गई। लकड़ी अचानक से हरी हो गई और उसमें पत्तियां दिखने लगीं। रिया खुली आंखों से यह सब होता देख रही थी। यामिनी भी काफी सरप्राइज होकर श्रुति को देख रही थी। प्रेम को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्रुति ने कोई मंत्र पढ़ा, हरी रोशनी लकड़ी से प्रेम के हाथ पर जाने लगी। उसका घाव साफ होने लगा, स्किन वापस आने लगी। प्रेम का दर्द एकदम से गायब हो गया। उसके घाव में हल्की हल्की खुजली हो रही थी।
फिर लकड़ी वापस नॉर्मल हो गई और उसकी लाइफ उसमें से निकल गई। पत्तियां पीली पड़ गईं और जमीन पर गिर गईं। हरी रोशनी एकदम से गायब हो गई और लकड़ी पहले जैसी दिखने लगी। ये तो काम कर गया, घाव ठीक हो गया। दीदी, क्या आप ये मैजिक मुझे सिखा सकती हैं? रिया ने ताली बजाकर कहा। प्रेम को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपना हाथ अपनी आंखों के सामने लाया। उसके हाथ पर चोट का कोई निशान भी नहीं दिख रहा था। उसकी नई स्किन और भी ज्यादा सॉफ्ट थे। लाइफ मैजिक वाकई कमाल का था। इसके अलावा सबसे खास बात यह थी कि उसके लेफ्ट हैंड की सारी मसल्स सही हो गई थी। प्रेम को काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी गर्म पानी से नहा लिया हो। यह तो कमाल का था आयशा, थैंक यू। प्रेम ने खड़े होकर अपने हाथ पैर स्ट्रेच करते हुए कहा। यूर वेलकम, श्रुति ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो रिया की तरफ मुड़ी और उसने कहा, यह जादू केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने लाइफ एनर्जी वाले पानी में नहाया हो, इसलिए शायद तुम ये मैजिक नहीं कर पाओगी। रिया थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई। पापा, क्या हम लाइफ एनर्जी वाले पानी में नहाने चल सकते हैं? उसने पूछा। शायद फिर कभी, प्रेम ने स्माइल करके कहा। डिटेक्टिव ने जो प्रेम को फाइल दी थी उसमें लाइफ एनर्जी वाले पानी के बारे में भी लिखा था। लाइफ एनर्जी वाले पानी में नहाने के लिए किसी को प्योर ब्लड बौना होना जरूरी था और सबसे पहले उसे ट्री ऑफ लाइफ की परमिशन लेने की जरूरत थी। ठीक है पापा, रिया ने सिर हिलाकर कहा। वो प्रेम के ठीक हुए हाथ की तरफ देख रही थी और फिर स्माइल करके बोली, पापा, क्या आप कुछ बना सकते हैं? मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। बॉस, आपने कहा था कि आप कोई नई डिश बनाने वाले हैं। क्या वो बकरी के दूध से बनने वाली कोई डिश है? यामिनी ने क्यूरियस होकर पूछा। हाँ, तुम दोनों लड़कियों ने भी अभी तक लंच नहीं किया होगा, है ना? यहीं रहना, मैं तुम्हारे लिए बटर पनीर मसाला बनाकर लाता हूं। जैसे ही प्रेम ने दूध का बर्तन लेने के लिए हाथ बढ़ाया, यामिनी ने उसे वो नहीं दिया। बॉस, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैं पनीर बनाने में काफी अच्छी हूं, यामिनी ने प्रेम से कहा। ठीक है, थैंक यू, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। यामिनी की आंखें कुछ अच्छा करने की उम्मीद से भरी हुई थीं। यह देखकर प्रेम को काफी खुशी हुई। रिया, चलो ऊपर चलकर नहा लें, प्रेम ने रिया को गोदी में लेकर कहा। पापा, क्या अगली डकलिंग को भी नहाना चाहिए? रिया ने बिल्ली की तरफ देखकर पूछा। नहाने की बात सुनकर अगली डकलिंग तुरंत उठ गई। जब तक वो बास्केट से निकलकर भाग पाती, प्रेम ने उसे बास्केट से निकाल लिया। हाँ बिल्कुल, प्रेम ने जवाब दिया। बिल्ली छटपटाकर भागने की कोशिश कर रही थी। रुक जाओ अगली डकलिंग, अगर तुम नहीं नहाओगी तो मैं तुम्हें गोद में नहीं उठाऊंगी, रिया ने धीरे से कहा। बिल्ली ने छटपटाना बंद कर दिया। प्रेम ने सबसे पहले रिया के हाथ पैर धुलाए, उसके बाद उसके बाल सुखाए, फिर उसे एक नीली ड्रेस पहना दी और 2 चोटियां बना दी। जब रिया और अगली डकलिंग सीढ़ियों से नीचे खेलने के लिए गए तो प्रेम ने नहाना शुरू कर दिया। प्रेम आंखें बंद करके बैठ गया और सोचने लगा, मेरा शरीर अभी काफी कमजोर है। मैं शायद पहले लेवल के मैजिकल जानवर को तो मार सकता हूं, लेकिन दूसरे लेवल के जानवर के सामने मेरा खड़े रह पाना भी पॉसिबल नहीं है। और आज तो मैं तीसरे लेवल के जानवर से मरते मरते बचा। सिस्टम प्रेम को बार बार चिढ़ाता रहता था, क्योंकि प्रेम की बेटी प्रेम को प्रोटेक्ट करती थी, जबकि प्रेम चाहता था कि वो इतना ताकतवर हो जाए कि वो रिया को प्रोटेक्ट करे। प्रेम ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। उसे पता था कि वो और ताकतवर हो सकता है। जैसे जैसे उसके पास पैसे होंगे वो स्ट्रेंथ खरीद सकता था। प्रेम भी महेंद्र प्रताप जितना ताकतवर शरीर चाहता था। प्रेम चाहता था कि वो भी पूरी तरह से महेंद्र प्रताप की तरह हो जाए। प्रेम को कैसे भी करके महेंद्र प्रताप जितना ताकतवर होना था, ताकि उसके साथ फिर से कोई धोखा ना कर सके। और ताकतवर होने के लिए प्रेम को ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे और मेहनत करने की जरूरत थी। प्रेम नहाकर बाहर आ गया। उसने अपनी बॉडी पोंछ ली और खुद को आईने में देखकर स्माइल करने लगा। उसके हल्के हल्के 6 पैक एब्स निकल आए थे। प्रेम की आंखें चमक रही थीं। प्रेम ने एक साफ शेफ का सूट पहन लिया और सीढ़ियों से नीचे चला गया। रेस्टों की हवा और भी साफ लग रही थी और सब कुछ बिल्कुल साफ चमक रहा था। श्रुति अपने चिन पर हाथ रखकर आराम कर रही थी और रिया को अगली डकलिंग को चिढ़ाते हुए देख रही थी। उसने जैसे ही प्रेम के पैरों की आवाज सुनी, वो खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुमने रेस्टों साफ करने का बहुत अच्छा काम किया है, बैठी रहो, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू, श्रुति ने खुश होकर कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। प्रेम किचन में गया और उसने यामिनी को कुकिंग बेंच साफ करते हुए देखा। यामिनी ने पनीर अच्छे से साफ कर दिया था और उसने सारे मसाले भी एक प्लेट में निकाल कर रख दिए थे। किचन पूरी तरह से साफ था। यामिनी भी प्रेम को देखने के लिए मुड़ी।
वो काफी नर्वस थी, लेकिन वो काफी उम्मीद से भरी हुई थी। प्रेम ने उसे पहली बार इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग करने के लिए कहा था। क्या मैं पनीर काट दूं? उसने प्रेम से पूछा। नहीं, तुमने काफी अच्छा काम किया है मिनी, जाओ जाकर आराम कर लो, मैं यहां से देखता हूं, प्रेम ने जवाब दिया। थैंक यू बॉस। उसने एक बार और कुकिंग बेंच साफ की और बाहर चली गई। प्रेम को लगा कि यामिनी इतनी अच्छी है कि वो वेट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत सकती थी। सिस्टम, मेरा इनाम कहां है? प्रेम ने चारों तरफ देखकर सिस्टम से पूछा। उसके दिमाग में अभी भी वही लाइन दिख रही थी, सिस्टम अभी सीख रहा है। तभी उसे एक आइकॉन दिखाई दिया और उसने उस पर क्लिक कर दिया। उसमें से आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मुबारक हो, तुम्हारा मिशन पूरा हुआ। एक बड़े से मीटिंग रूम में करीब 30 लोग बैठे हुए थे, जिनमें लगातार आदमी थे। उनके पहनावे से वो सभी अमीर लग रहे थे। ये सभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बोर्ड मेंबर थे। 2 असिस्टेंट अपने हाथों में कुछ कागज लिए थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ था और उसने कहा, जैसा कि आपको पता है, हर महीने होने वाला फूड कंपटीशन बहुत जल्द ही आ रहा है। अगले 18 महीनों तक जो भी रेस्टोरेंट इसकी टॉप 10 पोजीशन पर रहेंगे, वो रेस्टोरेंट हमारे मेंबर बनेंगे। अभी आपके पास जो लिस्ट है वो इसी महीने की लिस्ट है। आपका हर वोट गिना जाएगा। आप इन्हें जितना सपोर्ट कर पाए उतना करें। बाकी सभी लोग शांति से सुन रहे थे। फिर बोलने वाला वो आदमी अपने बगल में बैठे बूढ़े आदमी की तरफ झुका और फुसफुसाकर बोला, मिस्टर मुकेश, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी सभी लोग इस बूढ़े आदमी की तरफ इज्जत से देखने लगे। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सी ग्रे कलर की ड्रेस पहनी थी और वो काफी सीरियस दिख रहा था। उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। उसकी दाढ़ी काफी लंबी थी, लेकिन काफी अच्छे से कटी हुई थी। इस आदमी का नाम जोसेफ मुकेश था और यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक फाउंडर था। सिंह, कुमार, प्रसाद और मुकेश, इन 4 परिवारों ने मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया था। 50 सालों में यह सबसे फेमस चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया था। मुकेश परिवार सबसे इंपॉर्टेंट परिवार था। इनका मसालों का बिजनेस था और इसके अलावा खाने और कपड़ों का भी बिजनेस था जो पूरे राज्य में फैला था। जोसेफ ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया और वो किनारे की तरफ देखने लगा। वहां क्या कर रही हो? उसने लाल कपड़े पहने एक औरत को गुस्से में देखकर कहा। वो औरत एक सिक्के से खेल रही थी जो आधा सोने का था और आधा प्लैटिनम का था। उसके चेहरे पर काफी सुंदर स्माइल थी। इस औरत की उम्र करीब 18 साल थी। उसका चेहरा काफी गोरा और उसके कर्ली बाल थे। कोई भी इस औरत को एक बार देख ले तो कभी उसका चेहरा नहीं भूल सकता था। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। उसने वो सिक्का वापस अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और अपनी आंखें उठाई। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं यहां सिंह परिवार की तरफ से आई हूं। मेरा परिवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का परमानेंट मेंबर है। शायद आपको अभी भी याद होगा मिस्टर मुकेश, उसने स्माइल करके कहा। भले ही उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा था, लेकिन उसकी आंखों में काफी घमंड था। बाकी सभी लोग इन दोनों को नर्वस होकर देख रहे थे। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिंह परिवार के काफी सारे बैंक थे। सिंह परिवार के बैंक काफी फेमस थे। उनकी सबसे खास बात यह थी कि कोई भी किसी भी सिंह परिवार के बैंक से पैसे निकाल सकता था। इस औरत का नाम संजना सिंह था। वो एक आम सी औरत थी। संजना 6 साल की उम्र में ही एक बैंक अकाउंटेंट बन गई थी। 14 साल की उम्र में उसे उसका पहला बैंक मिल गया था। 18 साल की उम्र में सिंह परिवार ने उसे अपना फैमिली बिजनेस संभालने का जिम्मा दे दिया था। बहुत से लोगों को सिंह परिवार का यह डिसीजन पसंद नहीं आया था, लेकिन जो भी सिंह परिवार को जानते थे उन्हें यह डिसीजन काफी अच्छा लगा था। संजना सिंह ने अपनी लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था वो ये था कि उसने पैसे निकालने को काफी आसान बना दिया था। पैसे निकालने की इसी आसान सर्विस के कारण सिंह परिवार के बैंकों के क्लाइंट काफी ज्यादा बढ़ गए थे। सिंह परिवार के बैंकों ने काफी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करना काफी आसान बना दिए थे। ईशान सिंह, जो सिंह परिवार के मुखिया थे, अक्सर ऐसा कहा करते थे कि संजना तो जीनियस है। वो हमेशा अपनी पोती की तारीफ करते थे, जबकि वो ऐसे इंसान थे जो काफी कम लोगों की तारीफ करते थे। संजना भले ही अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जोसेफ जितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं थे,
क्योंकि जोसेफ अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था, लेकिन वो यंग और इंडिपेंडेंट थी। उसका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। जोसेफ अब कुछ ही दिनों का मेहमान था और उसके बाद उसकी गद्दी संभालने के लिए कोई नहीं था। ईशान का शायद दिमाग खराब हो गया था जो उसने तुम्हें अपना वारिस चुना, जोसेफ मुकेश ने गुस्से में कहा। वो खड़ा हुआ, अपनी छड़ी उठाई और दरवाजे की तरफ जाने लगा। सभी बोर्ड मेंबर उसको इज्जत देने के लिए खड़े हो गए, लेकिन संजना खड़ी नहीं हुई। अगली बार सिंह परिवार प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, बस आपको इतना ही बताना था, संजना ने स्माइल करके कहा। आपको एक लड़की को अपना वारिस बनाना पड़ेगा। बेवकूफ आदमी से अच्छी तो एक लड़की होती है। सभी बोर्ड मेंबर संजना की तरफ सरप्राइज होकर देखने लगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुना जाता था। चारों फाउंडर फैमिली को ही यह राइट था कि वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते थे और केवल मेंबर ही वोट कर सकते थे। चारों फाउंडर फैमिली के मुखिया एक एक बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, लेकिन कुमार और प्रसाद फैमिली के मुखिया मर चुके थे और ये दोनों फैमिली अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। यहां तक कि ईशान सिंह ने भी 15 साल पहले यह कह दिया था कि अब वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े नहीं होंगे। बहुत से लोग तो ये भूल ही चुके थे कि प्रेसिडेंट सिर्फ 5 सालों के लिए चुना जाता था। जोसेफ पिछले 20 सालों से चैम्बर का प्रेसिडेंट था। ऐसा लगता था जैसे उसका नाम ही प्रेसिडेंट का सिनोनिम बन गया था। किसी ने भी आज के पहले इस बात पर सवाल उठाने की हिम्मत तक नहीं की थी। जो बोर्ड मेंबर संजना को एक मजबूत औरत के रूप में जानते थे, वो सभी सोच रहे थे कि आखिर में कौन जीतेगा। जोसेफ अपनी जगह पर रुका और पीछे देखने लगा। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं बच्चे। तुम भी प्रसाद और कुमार परिवारों के बच्चों की तरह ही फेल हो जाओगी, जोसेफ मुकेश ने अजीब सी आवाज में कहा। पुराने तरीकों को अब जाना होगा, संजना ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। अभी भी नए लोगों के साथ अगर कंपीट करेंगे तो आप जरूर हार जाएंगे। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन हारता है, जोसेफ ने स्माइल करके कहा और फिर वो वहां से चला गया। संजना खड़ी खड़ी स्माइल करने लगी। वो अब प्रेसिडेंट के चुनाव का ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती थी। फिर उसने अपना सिक्का वापस घुमाना शुरू किया और दरवाजे की तरफ जाने लगी। दरवाजे की तरफ जाते हुए उसने एक बार भी किसी की तरफ नहीं देखा। प्लीज सभी लोग एक बार देख लें कि सभी को सही लिस्ट मिल तो गई है या नहीं, एक आदमी ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा और तुरंत बाहर चला गया। इसके बाद माहौल काफी ठंडा हो गया। तभी कुछ लड़कों को बात करने की आवाजें आने लगी। तुम्हारे बाल और आईब्रो को क्या हुआ है गौरव? मुझे तो मीटिंग में हंसी आने वाली थी, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। एक बच्ची ने मेरा यह हाल किया है, तुम्हें तो भरोसा भी नहीं होगा, गौरव ने गुस्से में कहा। एक बच्ची? तुम तो मजाक कर रहे हो। देवेंद्र को यह बात सुनकर काफी झटका लगा था। ये दोनों एक दूसरे को 20 सालों से जानते थे और ये दोनों एक साथ ही बोर्ड मेंबर बने थे। ये हमेशा अपनी पोजीशन का इस्तेमाल बाहर फ्री में खाने के लिए करते थे। उनका एक ही उसूल था कि खाना तभी अच्छा लगता है जब पैसे ना देने पड़े। ये हमेशा उन्हीं रेस्टोरेंट में खाते थे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हुआ करते थे और उन रेस्टोरेंट में जो मेंबर बनना चाहते थे वो दोनों बहुत बेशर्म थे। काश मैं ऐसा मजाक कर पाता। क्या तुम चौराहे के पास उस मारिया रेस्टोरेंट में नहीं गए? वो बच्ची वहां के ओनर की लड़की थे, एक आधी बौनी। उसका ओनर हमारे चैम्बर के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। वो कह रहा था कि वो कभी भी इसे ज्वाइन नहीं करेगा और वो चैम्बर को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था, गौरव ने कहा। मैं इसके पहले तो वहां कभी नहीं गया, क्या अभी हम वहां चलें? उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसका मैं उन्हें अच्छा सबक सिखा सकता हूं, देवेंद्र ने गुस्से में कहा। बस हम दो, गौरव ने कहा। अरे चिंता मत करो, मैं अपने साथ जॉनी को भी ले चलता हूं। वो 3रे लेवल का मैजिशियन है, अब वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, देवेंद्र ने कहा। गौरव के चेहरे पर चमक आ गई। दोस्त, तुम्हारा ये मुझ पर उधार रहा। गौरव ने भी बहुत सारे 3रे लेवल के मैजिशियंस हायर किए थे, लेकिन वो उन्हें अपना बिजनेस देखने के लिए छोड़ आया था। उन्होंने तो एक आधी राक्षस को वेट्रेस भी बना रखा है, गौरव ने कहा। उधर रेस्टोरेंट में प्रेम ने जैसे ही अपने नए सामान और इंग्रेडिएंट्स को देखा, वैसे ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। रिया, यामिनी और श्रुति म्यूजिक बॉक्स में गाने सुन रही थीं। प्रेम ने उन लोगों को देखा और मन ही मन कहने लगा, पनीर के एक बड़े टुकड़े से ही 8 लोगों के लिए बटर पनीर मसाला बन जाएगा, लेकिन शायद ये लोग काफी भूखे होंगे तो पूरा पनीर बना लेता हूं। प्रेम ने गोल्डन चाकू से पनीर काटा और थोड़ा सा पनीर फ्रिज में रख दिया। उसके पास अभी इतना पनीर था कि उसका काफी दिन तक काम चल सकता था।
फिर उसने बाकी पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। यह पनीर सिस्टम के पनीर से भी काफी ज्यादा नरम था। अगर प्रेम यह पनीर बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता था तो उसे अपनी कुकिंग मेथड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। प्रेम अपने स्किल से सारे इंग्रेडिएंट्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था। तभी श्रुति किचन की तरफ मुड़ गई और सोचने लगी कि आखिर ये नई डिश कैसी होगी। श्रुति को किचन के पास खड़ा देख रिया श्रुति के पास गई और उसने किचन में झांक कर देखा और कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मिनी दीदी और मैं डांस देख रहे हैं जिसका नाम है सावन की बहार। क्या आप भी देखना चाहेंगे? श्रुति डिश के बारे में ही सोच रही थी और प्रेम को कुकिंग करते हुए देख रही थी। सावन की बहार? श्रुति ने स्माइल करके कहा। हाँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, रिया ने सिर हिलाकर कहा। फिर उसने म्यूजिक बॉक्स टेबल पर रख दिया और उसे चालू कर दिया। गाना शुरू हो गया और म्यूजिक बॉक्स की बौनी लड़की नाचने लगी। वो काफी अच्छा डांस कर रही थी। म्यूजिक बॉक्स इतना अच्छा था कि श्रुति का भी मन डांस करने का होने लगा। वो अपनी आंखें डांसर से हटा ही नहीं पा रही थी। क्या आपको यह पसंद आया? जब डांस खत्म हुआ तो रिया ने पूछा, आयशा आओ हमारे साथ डांस करो, अभी वैसे भी हमारे पास कुछ काम नहीं है, यामिनी ने कहा। यामिनी श्रुति के दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी। यामिनी की कभी भी कोई दोस्त नहीं थी। जहां वो इसके पहले काम करती थी वहां उसके साथ ही उससे खराब तरीके से ही बात करते थे। लेकिन अब सारी चीजें बदल चुकी थी। उसे पहले लगता था कि बौने बाकी स्पीशीज से दूरी बनाकर रहते हैं, लेकिन श्रुति उसे हमेशा अपने जैसे ही ट्रीट करती थी और आज तो उसने यामिनी के साथ खाना भी खाया था। प्रेम उसका बॉस था और रिया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए यामिनी चाहती थी श्रुति उसकी दोस्त बन जाए। श्रुति को गाने के नाम से ही समझ में आ गया था कि यह गाना सावन आने पर सुना जाता होगा और लोग खुशी से डांस करते होंगे। ठीक है, मैं भी आती हूं, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता, श्रुति ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे तो लगता है कि आप भी मशरूम परी जैसे ही डांस करेंगी, क्योंकि आप उस जैसी ही दिखती हैं, रिया ने कहा। यामिनी ने कुछ टेबल और कुर्सी खिसका दी ताकि उनके डांस करने के लिए काफी जगह हो जाए। अब तुम लोग नई डांस मूव्स भी ट्राई कर सकती हो और अब तुम्हारा डांस पहले से भी बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, मशरूम परी ने कहा और उसने अपनी 2 कॉपी बना ली। क्या ये असली है? श्रुति ने सरप्राइज होकर पूछा। श्रुति को पता था कि यह खिलौना प्रेम ने बनाया है, लेकिन यह बाकी खिलौनों से इंटेलिजेंट था। हाँ, ये असली है, रिया ने जवाब दिया। लेकिन पापा ने कहा था कि अगर मैं इसे बाहर निकाल दूंगी तो ये मर जाएगी। मुझे इस पर तरस आता है, रिया ने मशरूम परी की तरफ देखकर कहा। चलो तो फिर शुरू करते हैं, मशरूम परी ने खुश होकर कहा। इतनी खराब हालत में भी ये कितनी पॉजिटिव रहती है। हमें इसे इज्जत देनी चाहिए और इसके लिए हम काफी मेहनत करके डांस सीखेंगे, यामिनी ने कहा। श्रुति और रिया ने भी सिर हिलाया। प्रेम ने जब मुड़कर देखा तो उसे कभी भी नहीं लगा था कि श्रुति कभी डांस करेगी। प्रेम सोच में पड़ गया था, क्योंकि अभी एक बौनी, एक आधी राक्षस और एक छोटी सी लड़की मिलकर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर डांस कर रहे थे। कमरे में गाने की आवाज गूंज रही थी। तीनों लड़कियां डांस करते हुए काफी मुस्कुरा रही थीं और अपने डांस मूव्स को एक दूसरे को दिखा रही थीं। प्रेम की आज किस्मत अच्छी थी जो इन तीनों को वो एक साथ डांस करते हुए देख पा रहा था। भले ही श्रुति ने काफी बाद में डांस करना शुरू किया था, लेकिन वो काफी अच्छा डांस कर रही थी। श्रुति जब काफी छोटी थी तभी उसने बहुत से डांस मूव सीखे थे। 1 घंटे बाद प्रेम अपने हाथ में बटर पनीर मसाला के 4 बोल लेकर आ गया। उसने वो टेबल पर रख दिए और नान लेने के लिए किचन में चला गया। तीनों लड़कियों को बटर पनीर मसाला की खुशबू बहुत पसंद आई और वो मुड़कर देखने लगी। और तो और बिल्ली भी इन चारों बोल्स की तरफ घूर कर देख रही थी। रिया दौड़कर टेबल के पास गई। पापा, इसमें से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या यही बटर पनीर मसाला है? उसने पूछा। हाँ, यही है, जाओ जाकर हाथ धो लो और लंच के लिए रेडी हो जाओ, प्रेम ने सिर हिलाकर कहा और उसने नान टेबल पर रख दिए। ठीक है पापा, रिया ने कहा और उसने म्यूजिक बॉक्स बंद कर दिया और वो दौड़कर किचन की तरफ गई। यामिनी को भी यह डिश काफी अच्छी दिख रही थी, वो भी किचन की तरफ चली गई। मुझे पनीर ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यह डिश काफी अच्छी दिख रही है, श्रुति सोचने लगी और वो भी यामिनी के पीछे चली गई। तभी रेस्टोरेंट के बाहर से एक आवाज आई। वो देखो, वो रहा।
गौरव ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। इस बात से अनजान रेस्टोरेंट के अंदर प्रेम और उसकी टीम इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए टेबल पर बैठ गए। प्रेम ने अभी जितना बटर पनीर मसाला और नान बनाया था वो इन चारों के लिए काफी था। रिया दौड़कर टेबल की तरफ आई और प्रेम के सामने बैठ गई। पापा, क्या ये चांद के टुकड़े हैं? ये तो कितने सुंदर दिख रहे हैं। उसकी आंखों में रौनक आ गई थी। ये तो काफी कमाल के बने हैं, यामिनी ने कहा। इसके पहले उसने कभी भी ऐसे नान नहीं देखे थे। श्रुति को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी पलकें बार बार झपक रही थी। इसके पहले यहां लाइफ एनर्जी वाले पानी में उगे चावल का आटा देखा था और अब एक अलग ही तरह के नान। ये इतने टेस्टी इंग्रेडिएंट्स लाता कहां से होगा? श्रुति सोच में पड़ गई। इन्हें मूनलाइट नान कहते हैं, प्रेम ने स्माइल करके कहा। उसने यामिनी और श्रुति को बैठने के लिए इशारा किया। प्रेम के पेट में चूहे कूद रहे थे। जैसे ही सब लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे, सभी की आंखें अपने सामने रखी डिश पर अटकी रह गई। उनके सामने रखा बोल पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, जिसमें पनीर, हरी मिर्च, काली मिर्च और भी बहुत सारी चीजें एक साथ दिख रही थीं। ग्रेवी बहुत गाढ़ी थी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। उन सभी के मुंह में पानी आने लगा। अगली डकलिंग ने अपना पंजा आगे बढ़ाते हुए कहा। वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, लेकिन सभी लोग अपने सामने रखी डिश में इतना ज्यादा खो चुके थे कि किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। श्रुति ने जैसे ही पनीर की तरफ देखा वो थोड़ी हेजिटेट हुई। उसे ज्यादा हैवी फूड पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपने डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी और ऐसी चीजें खाने से उसके लाइफ मैजिक की पावर भी कम हो जाती थी। रिया ने पनीर का एक टुकड़ा खाया, उसे थोड़ी देर तक चबाया और अंदर गटक लिया। ये तो काफी अच्छी है पापा, रिया ने कहा। यामिनी ने भी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसके मुंह में पहला निवाला गया, उसे काफी अच्छा फील हुआ। उसे ग्रेवी में हल्की सी मिठास भी फील हुई। बटर पनीर मसाला का टेस्ट काफी अच्छा आ रहा था। श्रुति ने भी नान के साथ बटर पनीर मसाला खाया। उसकी आंखें चमक उठे क्योंकि वो काफी टेस्टी था। बोनो को टेस्टी डिशेस काफी पसंद थी, क्योंकि उनके एरिया में ऐसी डिश मिल जाती थी। बहुत कुछ चीजें उन्हें नेचर से ही मिल जाती थी। कुछ डिशेस में तो अलग से कुछ डालने की भी जरूरत नहीं होती थी। टिम्बकटू में ऐसी बहुत सारी चीजें थीं जो सिंपल ही अच्छी लगती थीं। हालांकि टिम्बकटू की कोई भी चीज प्रेम की डिशेस के सामने अच्छी नहीं लगती थी। पनीर की ग्रेवी ने पनीर का स्वाद कम नहीं किया था, जबकि वो तो और भी टेस्टी लगने लगे थे। श्रुति सोच में पड़ गई थी कि प्रेम इतनी अच्छी डिशेस कैसे बना लेता है। रिया ने नान का एक टुकड़ा खाकर कहा, ये मूनलाइट नान तो बहुत अच्छे हैं, इनका टेस्ट काफी अच्छा है। तुम अगर और चाहो बेटा तो और भी ले सकती हो। तुम्हें जितना मन करे उतना खा सकती हो। अच्छे से खाओ, तुम्हें ये काफी अच्छे लगेंगे, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। उन लोगों को अपना फूड एंजॉय करते देखकर प्रेम को काफी खुशी हो रही थी। प्रेम ने भी नान और बटर पनीर मसाला खाना शुरू कर दिया। उसके नान अभी भी काफी अच्छे बने थे और रोशनी में वो काफी चमक भी रहे थे। प्रेम धीरे धीरे चबाने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर एक अलग ही लेवल का टेस्ट बना रही थीं। प्रेम जैसे जैसे चबाता गया, उसका टेस्ट और भी बढ़ता गया। वो ऐसे अभी बहुत सारे नान खा सकता था, क्योंकि ये डिश काफी अलग थी। तभी दो घोड़ा गाड़ी प्रेम के रेस्टोरेंट के आगे रुक गईं। गौरव और देवेंद्र पहली गाड़ी में थे और एक नौजवान मैजिशियन जिसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी और एक नौजवान योद्धा जिसने सिल्वर कलर की ड्रेस पहनी थी दूसरी घोड़ा गाड़ी से उतरे। मारिया रेस्टोरेंट, देवेंद्र ने अपनी आंखें सिकोड़कर सोचा। मैं यहां पहले तो आया हूं, लेकिन पहले मैंने ऐसा रेस्टोरेंट यहां पर नहीं देखा था।